Can I ask you something? If you had one shot, one opportunity to seize everything that you ever wanted in one moment, would you capture it or let it slip? स्वागत है आपका स्ट्रीट स्मार्ट नेटवर्क के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है, डोंट एवर लेट योर फेलियर लीव यू होपलेस अबाउट योर फ्यूचर। यानी कि अपने अतीत की नाकामियों से निराश होकर हमें कभी भी अपने भविष्य की कामयाबी की आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम इसी कहावत के एक लिविंग एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है रोनाल्ड जेराल्ड वेन। आज से पहले शायद आपने ये नाम कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा हो सकता था कि रोनाल्ड वेन आज के समय के एक वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी होते, जिनका नाम दुनिया भर के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों में शुमार होता। अनफॉर्चुनेटली इनके द्वारा लिए गए एक गलत डिसीजन ने इनका सब कुछ बदल कर रख दिया। रोनाल्ड के द्वारा लिए गए इस डिसीजन को इतिहास में किसी भी इंसान द्वारा की गई सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी या कहें एक बहुत बड़ी चूक माना गया है। कौन थे ये रोनाल्ड जेराल्ड वेन और क्या था इनका वो डिसीजन, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन छुपा है इस कहानी में। हो सके तो इस एपिसोड को एंड तक देखिए, शायद ये एपिसोड आपकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव को एक सही दिशा दे पाए। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि एप्पल कंपनी को शुरू करने वाले असल में 3 लोग थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक के बारे में तो हम में से ज्यादातर सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ एप्पल के एक तीसरे को फाउंडर भी थे, जिनका नाम था रोनाल्ड जेराल्ड वेन। रोनाल्ड पेशे से एक बहुत ही कमाल के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे। ईयर 1971 में इन्होंने साइन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि लास वेगस के कैसीनोज के लिए स्लॉट मशीन्स बनाती थी। अनफॉर्चुनेटली रोनाल्ड जितने अच्छे इंजीनियर थे उतने अच्छे बिजनेसमैन साबित नहीं हो पाए और कुछ ही सालों में उनकी ये कंपनी दिवालिया हो गई। इसके बाद उन्हें अपनी जेब से इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना पड़ा, जिस कारण से उन पर भारी कर्ज चढ़ गया और साथ ही कई बड़े लॉसूट्स की वजह से उन्हें कोर्ट्स के चक्कर भी काटने पड़े। अपने बिजनेस में बुरी तरह फेल हो चुके रोनाल्ड ने निराश होकर अपने सर्वाइवल के लिए नौकरी करना शुरू करते हैं उस समय की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स मैन्युफैक्चरर कंपनी अटारी में। यहाँ उनकी पोजीशन थी चीफ ड्राफ्ट्समैन की और इसी कंपनी में उनकी मुलाकात होती है 21 साल के यंग विजनरी ग्रेट स्टीव जॉब्स से। रोनाल्ड अपने काम में बहुत ही अच्छे थे और स्टीव जॉब्स भी उनके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस थे। उस समय स्टीव जॉब्स अपने दोस्त स्टीव वॉजनिक के साथ मिलकर एक नई पर्सनल कंप्यूटर कंपनी शुरू करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने रोनाल्ड को 10% पार्टनरशिप ऑफर की। किस्मत ने रोनाल्ड को एक बार फिर से एक सुनहरा मौका दिया सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का। रोनाल्ड इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह अप्रैल 1976 में शुरुआत होती है एप्पल कंपनी की। शुरुआती दौर में स्टीव जॉब्स का काम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मार्केटिंग देखना। कंपनी में उनकी कुल हिस्सेदारी थी 45% की। उनके दोस्त और पार्टनर स्टीव वॉजनिक का काम था कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिजाइन देखना और उनकी कुल हिस्सेदारी भी 45% की थी। और रोनाल्ड का काम था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डॉक्यूमेंटेशन देखना और उनकी एप्पल में कुल हिस्सेदारी थी 10% की। तीनों मिलकर एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल 1 लॉन्च करते हैं, जिसका यूजर मैनुअल और एप्पल का फर्स्ट लोगो रोनाल्ड खुद डिजाइन करते हैं। ये एप्पल का लोगो आज के लोगो से बिल्कुल ही अलग था, जिसमें न्यूटन को एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा दिखाया गया था। एप्पल 1 लॉन्च होता है और लॉन्च के साथ ही एक मैसिव हिट साबित होता है। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी में ये कंप्यूटर अपने समय से बहुत आगे था। इनफैक्ट दुनिया भर में पर्सनल कंप्यूटिंग की क्रांति की शुरुआत एप्पल 1 से ही हुई थी। देखते ही देखते हाई स्कूल मैथ्स क्लासेस के लिए एप्पल 1 का यूज किया जाने लगा। बाइट शॉप कंप्यूटर्स के तौर पर एप्पल को अपना पहला नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल चुका था। एप्पल के साथ अब बड़े इन्वेस्टर्स थे और सब कुछ कमाल का चल रहा था। लेकिन इस सब के बीच एप्पल 1 के लॉन्च के ठीक 12 दिन बाद रोनाल्ड वेन अचानक से एप्पल कंपनी से रिजाइन कर देते हैं और अपनी 10% की हिस्सेदारी को सिर्फ $800 में वापस दोनों स्टीव्स को बेच देते हैं। एप्पल को मिली शुरुआती सक्सेस को देखते हुए रोनाल्ड का ये डिसीजन काफी सरप्राइजिंग था। अब सवाल ये बनता है, आखिर रोनाल्ड ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है उनके इस डिसीजन के पीछे? आइए इसके पीछे के कारण को तलाशते हैं। देखिए, इसके मेजरली 2 कारण थे। पहला स्टैटिस्टिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 20% नए बिजनेसेस अपने शुरुआती पहले साल में ही बंद हो जाते हैं, 50% अगले 5 सालों में और 65% 10 सालों के अंदर अंदर। यानी कि किसी भी बिजनेस के सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी काफी थिन होती है। 1970s के उस दौर में अमेरिका में घर के गैरेजेस में शुरू हुई कंप्यूटर स्टार्टअप कंपनीज की बाढ़ सी आई हुई थी। ऐसी सैकड़ों कंपनीज थी जो पर्सनल कंप्यूटर डेवलप करने में लगी थी। हो सकता है रोनाल्ड को लगा हो एप्पल कंपनी भी आगे चलकर हैवी कंपटीशन से या बिग जायंट्स जैसे IBM और HP के आने के बाद डूब जाएगी। इसके अलावा दूसरा और मेजर कारण था साइकोलॉजिकल। अपने पहले बिजनेस में मिली नाकामी से रोनाल्ड के अंदर रिस्क्स को अवॉइड करने की टेंडेंसी डेवलप हो गई थी। अब
अब वो बिजनेस के अंदर के रिस्क और फेलियर से डरने लग गए थे। एप्पल को मिली शुरुआती सक्सेस के बावजूद वो सब चीजों को अपनी पुरानी कंपनी साइंस से ही जोड़कर देख रहे थे, जिसमें भी शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें नए ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए, जिसे देखकर इन्वेस्टर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और अंत में रोनाल्ड को कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़े और वो भारी कर्ज तले दब गए थे। एप्पल के शुरुआत के समय स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे और स्टीव वॉजनियाक 25 साल के, लेकिन रोनाल्ड 41 साल के थे। वो अपने पास्ट में झेले गए बुरे दिनों से डरकर एक कॉशियस लाइफ चुनते हैं और एप्पल से रिजाइन करने के बाद फिर से अटारी कंपनी में नौकरी करने लग जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर रोनाल्ड को उनके इस डिसीजन से कितना नुकसान हुआ। आज के समय में एप्पल की कुल मार्केट कैप है करीब $3 ट्रिलियन, तो उस हिसाब से 10% मार्केट शेयर की कीमत हुई करीब 229 बिलियन की। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये होगा करीब 18.5 लाख करोड़। एक पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की कुल संपत्ति है $203 बिलियन की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है रोनाल्ड जेराल्ड वेन को। हाँ, ये जरूर था कि समय के साथ रोनाल्ड को भी स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की तरह अपने कुछ शेयर्स को डाइल्यूट करना पड़ता नए इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन तब भी वो आज एक मल्टी बिलियनियर होते और दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता। वैसे रोनाल्ड का कहना है कि उन्हें अपने इस डिसीजन पर कभी पछतावा नहीं हुआ। पर्सनली मुझे उनकी ये बात थोड़ी अनकन्विंसिंग लगती है। Do you have any doubt that Apple would be a successful company? None. It was the right product at the right time. So why did you sell out? My passion wasn't computers in the first place, it was slot machines. I also knew that I was standing in the shadow of giants. आइए अब जानते हैं रोनाल्ड ने अपने आगे की जिंदगी किस तरह गुजारी। एप्पल से रिजाइन करने के बाद अपने रिटायरमेंट तक रोनाल्ड अलग अलग कंपनीज में नौकरी करते रहे, जिसमें थी अटारी, लॉन्स लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, LDF सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा। आज के समय रोनाल्ड अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। उनकी उम्र करीब 88 साल की है। वो अमेरिका के नेवाडा में एक छोटे से मोबाइल होम में रहते हैं, जहां अब वो अपने रेयर कॉइन्स और स्टैम्प्स के कलेक्शन की अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं। रोनाल्ड अपने लाइफ एक्सपीरियंस पर अब तक 2 बुक लिख चुके हैं, द एडवेंचर ऑफ एन एप्पल को फाउंडर और इंसॉलेंस ऑफ लाइफ। फिलहाल वो अपनी तीसरी बुक काउंटरफीट ट्रस्ट लिख रहे हैं, जिसके खर्च के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा है। वैसे सबके बीच रोनाल्ड खुद मानते हैं कि उन्हें एक चीज का पछतावा जरूर है। अर्ली 1990s में जब रोनाल्ड अपनी नौकरी में बिजी थे, उस समय उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एप्पल कंपनी कितनी तेजी के साथ एक कल्ट बनती जा रही है और एप्पल के लॉयल कस्टमर्स कितने पागल हैं एप्पल प्रोडक्ट्स और उसकी हिस्ट्री को लेकर। उस समय के दौरान ऐसे ही एक हार्डकोर एप्पल फैन ने रोनाल्ड को अप्रोच किया और $500 के बदले रोनाल्ड के एप्पल कंपनी के उनके ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खरीदने की पेशकश की। रोनाल्ड के अनुसार उन्होंने सोचा ये एग्रीमेंट वैसे भी उनके घर के किसी कोने में पड़ा धूल खा रहा है, तो क्यों ना इसे बेच दिया जाए। लेकिन 15 साल बाद 2011 में जब रोनाल्ड को पता चला कि एक ऑक्शन में उनके इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को $1.3 मिलियन यानी करीब 11 करोड़ में बेचा गया, तो उन्हें काफी पछतावा हुआ। दोस्तों, ये थी कहानी रोनाल्ड जेराल्ड वेन की, जो कि एक स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल और ग्रेशियस आदमी थे, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक कमी थी और वो थी फेलियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का डर। रोनाल्ड ने खुद को ये यकीन दिला लिया था उनके पिछले बिजनेस की तरह एप्पल कंपनी भी इवेंचुअली फेल हो जाएगी, और कॉशियस अप्रोच रखते हुए वो अपनी पार्टनरशिप से रिजाइन कर नौकरी पर लग जाते हैं। इतिहास रोनाल्ड वेन को हमेशा याद रखेगा एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसने अपने हाथ में आए इतने बड़े मौके को खुद ठोकर मार दी। इस पूरी कहानी की अगर मैं एसेंस की बात करूं तो वो है ह्यूमन बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम ही हमारी सोच को रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है। एक तरफ जहां स्टीव जॉब्स को हमेशा से ये बिलीव था कि वो एप्पल को एक दिन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, लाखों अड़चनों के बावजूद उन्होंने फाइनली अपने बिलीव को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर दिखाया। वहीं रोनाल्ड का बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर और इतना ज्यादा नेगेटिव था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका जो उनके पास खुद चल कर आया था, उसको वो खुद ही ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो उम्मीद से ज्यादा है। दोस्तों, हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ के सक्सेसेस और फेलियर्स को किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है, इसको और ढंग से समझने के लिए मैं आपको रॉय डॉट द्वारा लिखी गई कमाल की बुक द पावर ऑफ बिलीव को रेकमेंड करता हूं। और अगर इस बिलीफ सिस्टम की ताकत को बहुत ही कमाल ढंग से आपको अपने बच्चों को समझाना है तो मैं रेकमेंड करूंगा अपनी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कुंग फू पैंडा को। इस मूवी में एक समय टर्टल मास्टर ऊगवे अपने जूनियर
शीफू को यकीन रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें बिलीफ रखना होगा कि एक फैट पैंडा, जिसका नाम मूवी में पो है, अपनी ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस के बावजूद एक महान ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। वो पैंडा? गुरुजी, वो पैंडा ड्रैगन योद्धा नहीं है, उसे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। वो एक हादसा था। उसकी परवरिश करो, उस पर विश्वास करो, पर कैसे? कैसे? मुझे आपकी मदद चाहिए गुरुजी। नहीं, तुम्हें बस यकीन करना होगा। शीफू अपने गुरु की इस बात को मानते हैं। इसके बाद शीफू पूरे बिलीफ के साथ पो को ट्रेन करते हैं और देखते ही देखते पो की सारी डिसएडवांटेजेस उसकी एडवांटेजेस में बदल जाती हैं और फाइनली वो एक महान ड्रैगन वॉरियर बनता है। मूवी में आगे चलकर बिलीफ सिस्टम के इंपॉर्टेंस को पो को भी समझाया जाता है। ड्रैगन वॉरियर बनने के बाद पो को प्राइज के तौर पर एक माइटी ड्रैगन स्क्रॉल सौंपा जाता है। इस स्क्रॉल को लेकर यह मान्यता थी कि इसमें मिस्टिकल पावर्स हैं। जो भी इस स्क्रॉल को खोलकर एक बार देख लेगा उसमें मिस्टिकल पावर्स आ जाएंगी। फाइनली जब पो स्क्रॉल खोलता है तो उसमें उसे सिवाय मिरर के कुछ नहीं दिखता। आगे चलकर पो को ये समझ आता है स्क्रॉल में मिरर इसलिए रखा गया है ताकि उसको देखने वाले के बिलीफ सिस्टम को रीइंश्योर किया जा सके। ड्रैगन पुरिंदे की ताकत अब मेरी है। इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भी वो पहली बार में नहीं मिली थी। क्या? वाकई कोई खास सामग्री नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस एपिसोड के एंड पर। तो अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी लास्ट कुछ वीडियोस पे क्रिमिनली बहुत लो व्यूज हैं। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो ड्रॉप अ कॉमेंट। आपके ऐसा करने से यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।